क्लास पंचायती राज से संबंधित है और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की समझ चुनौतियां हैं वो हम आप देखने जा रहे हैं। पंचायती राज क्या है, यानी कि पंचायतें क्या हैं, तो हम देख लेते हैं। पंचायती राज का अर्थ है कि 5 व्यक्तियों का शासन। पंच है ना, जो वो 5 ही तो होता है। तो पंचायती राज 5 व्यक्तियों का राज, यानी 5 व्यक्तियों का शासन। इसका अर्थ है पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना होता है, जिससे क्या होता है, गांव का विकास हो सके, गांव का निर्माण हो सके। राधा कुमार मुखर्जी कहते हैं कि पंचायतों को लोकतंत्र के देवता कहते हैं। पंचायती राज का संबंध सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। अतः पंचायती राज को लोकतंत्री राज की जनता को उसके कल्याण के कार्य में सहभागी बनने की एक पद्धति भी कहा जाता है। तो पंचायती राज क्या है कि ये इनडायरेक्टली, सीधे ना सीधे होकर के ये सरकार की हेल्प करती है और सरकार की मतलब सहायता करती है और लोगों के हितों की रक्षा करती है। इस तरीके से ये शासन पंचायती राज शासन कहलाता है। पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है, तो ये 13 स्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज। तो पहले की जैसे हम जानते हैं, पहली व्यवस्था है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है कि जिस गांव की जनसंख्या 1000 हो, सरकार उसे ग्राम सभा मान लेती है, यानी घोषित कर देती है। किसी गांव की यदि संख्या 1000 से कम होती है तो उसके पास वाले गांव को भी साथ मिला लिया जाता है, ताकि जनसंख्या 1000 से ज़्यादा हो जाए तो हम 2 गांवों को मिला करके एक ग्राम सभा घोषित करते हैं। तो जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो किसी प्रकार का निर्वाचन इनका नहीं होता है। अभी तो जब ये 18 साल के हो जाते हैं तो ये निर्वाचन यानी कि वोट डालने योग्य हो जाते हैं, वह ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। यदि सदस्य पागल हो या अपराधी हो तो ये सदस्यता पाने का अधिकारी नहीं होता है, यानी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ग्राम सभा का एक सभापति होता है जिसका चुनाव 5 साल के लिए होता है। एक उपसभापति होता है जिसका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। ग्राम सभा में जो बैठकें 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों से एक कार्यकारिणी चुनती है। यह कार्यकारिणी ही ग्राम पंचायत कहलाती है। तो जो गांव के लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, जो सदस्य एक कार्यकारिणी मतलब एक कार्य करने की एक संस्था चुनती है, जिसे हम ग्राम पंचायत कहलाते हैं। यह ग्राम सभा द्वारा जो योजनाएं आती हैं उसको लागू करके गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कहीं कहीं प्रधान होता है, कहीं कहीं सरपंच होता है, तो बस वही। इसमें सभापति तथा उपसभापति को छोड़कर, यानी ग्राम प्रधान और उप प्रधान को छोड़कर, सदस्यों की संख्या या गांव की जनसंख्या 7 से 15 निश्चित होती है। यानी कि 250 से 500 की जनसंख्या तक 7 सदस्य होते हैं, 500 से 1000 तक की जनसंख्या के लिए 9 सदस्य चुने जाते हैं। यदि 1000 से 2000 तक जनसंख्या हो तो 11 सदस्य चुन लिए जाते हैं। यदि 2001 से 3000 तक जनसंख्या हो तो 13 सदस्य चुन लिए जाते हैं। इससे अधिक हो तो 15 सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो ग्राम प्रधान या ग्राम पंच या सरपंच या उप सरपंच को छोड़कर गांव में यदि 7 से 15 तक सदस्य चुनते हैं, जैसे कि जब 250 से 500 तक हो तो 7 सदस्य चुन लिए जाते हैं, 501 से 1000 तक हो तो 9 सदस्य चुन लिए जाते हैं, 1000 से 2000 के बीच हो तो 11 सदस्य। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ग्राम सभा में प्रधान और उप प्रधान ही ग्राम पंचायत के प्रधान एवं उप प्रधान होते हैं। तो जो ग्राम सभा के प्रधान और प्रधान होते हैं, एक ग्राम पंचायत के प्रधान या उप प्रधान भी होते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रधान 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वो एक व्यवस्था प्रधान होता है। गांव के सब कार्य की जो कार्य गांव में होते हैं, काम होते हैं, वो प्रधान की जिम्मेदारी होती है और महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। ग्राम पंचायतों में आरक्षण कैसा है, तो ग्राम पंचायत में जो आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित पद होते हैं। मतलब ये प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या ग्राम पंचायत की समस्त जनसंख्या इन जातियों के अनुपात के आधार पर निश्चित होती है।
अन्य पिछड़े वर्ग में जो होता है उनमें भी आरक्षण होता है ग्राम सभा में कि ये भी प्रधानी के चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही निश्चित होती है, परंतु प्रतिबंध यह है कि किसी भी ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किया जाने वाला आरक्षण 27% से अधिक लागू नहीं होगा। जो आरक्षण हमारा सरकारी स्तर पर वही आरक्षण हमारा लागू होगा, उससे अधिक आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, तो इनका 1/3 स्थान आरक्षित है। कितना? 1/3 आरक्षण स्थित आरक्षित है। महिलाओं के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए पद आरक्षित होते हैं। अब आता है दूसरा क्षेत्र पंचायत। अभी थी ग्राम पंचायत, अब है क्षेत्र पंचायत। हम क्षेत्र पंचायत को देख लेते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जो पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रक्रिया के रूप में अपनाई जाती है, क्षेत्र पंचायत उसका दूसरा स्तर है। क्या कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर है। यह ब्लॉक स्तर पर गठित किया जाता है। जैसे मान लो कि हमारा ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक स्तर पर भी चुनाव होते हैं। प्रत्येक जिले को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को विकास खंड कहा जाता है। तो क्षेत्र पंचायत को हम ब्लॉक कहते हैं, विकास खंड कहते हैं। 73वें संशोधन में विकास खंड को निर्वाचित सदस्य जिनका चुनाव सीधे निर्वाचन द्वारा किया जाता था, सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान या लोकसभा या राज्यसभा के वे सदस्य जो चुने गए हैं। विकास खंड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है। राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य जो विकास खंड के अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकृत है, को मिलाकर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है। तो इसमें जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो सभी। क्षेत्र पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष का होता है, क्योंकि सभी प्रधान और जो बीटीसी बैठक ब्लॉक स्तर के जो होते हैं वो सभी सदस्य जाकर के क्षेत्र पंचायत का एक सदस्य चुन लेते हैं। क्षेत्र पंचायत के जो कार्यकाल तक होगा, इसका कार्यकाल क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल तक होता है। इसी कारण से क्षेत्र पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से भंग कर दिया जाता है, तो 6 माह के अंदर दूसरा चुनाव आवश्यक हो जाता है। यदि क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक स्तर की पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह बाद दोबारा चुनाव होगा। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य के रूप में चुने जाते हैं उसकी प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी उसको चुना। जिला पंचायत क्या है? तो जिला पंचायत स्तर पर जिला परिषद कहते हैं। जिला पंचायत को ही हम जिला परिषद कहते हैं। इसमें सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का एक गठन होता है। सभी गांव की पंचायत मिला देते हैं तो ये हम पंचायत समिति गठन किया जाता है। ये मंडल स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत भी कहते हैं। इसे मंडल स्तर की पंचायत भी कहते हैं और खंड स्तर की पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की जो सभी पंचायतें हैं, समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन होता है, यानी जिला पंचायत का गठन होता है। अब सभी गांव की पंचायतें मिल जाती हैं तो वो जिला पंचायत का गठन कर लेती हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जिला परिषद कि उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद या विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो आप जिला पंचायत समझ गए, जिला पंचायत गठन कैसे होता है। तो जो गांव की ग्रामीण स्तर की जो पंचायतें होती हैं वो जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव करती हैं, और ये सदस्य विधायक भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। जिला संस्थाओं के ये अधिकारी भी हो सकते हैं। पंचायतों की शक्तियाँ क्या हैं, इनके उत्तरदायित्व क्या है, मतलब इनका कार्य क्या है, वो हम समझ लेते हैं। तो ये शक्तियाँ हैं, तो ये इनकी शक्तियाँ हैं, ये इनके कार्य हैं। तो संविधान है हमारा, उसके अनुसार जो पंचायतें गांव की होती हैं वो स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं, मतलब स्वयं के शासन के रूप में कार्य करती हैं। उनकी कुछ शक्तियां होती हैं और कुछ उनको अधिकार भी होते हैं। आज भी राज्य सरकारों की जो से यह अपेक्षा की जाती है कि वो स्थानीय प्रातिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करे,
पंचायतों की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित होते हैं। तो पहला पॉइंट है शक्ति में आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। ये पंचायतों की शक्ति पहली है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। तीसरी शक्ति है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना या इकट्ठा करना। अगली शक्ति है सरकारी उत्तरदायित्व का हस्तांतरण में सहयोग करना तथा विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। पंचायतों द्वारा किए जाने वाला सामाजिक कल्याण के कार्यों में शमशानों एवं कब्र स्थानों का रखरखाव, जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े को रखना, मातृत्व केंद्र, बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परवाह नियोजन का प्रसार, कृषि कार्यों का विकास, सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, तालाबों व स्कूलों का निर्माण आदि सम्मिलित है इसमें। तो ये जो पंचायतों की शक्तियां हैं, इसमें हम कुटीर उद्योगों का विकास भी कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे उद्योगों का विकास कर सकते हैं, सिंचाई कार्य की देखभाल भी कर सकते हैं। और ये सभी शक्तियां हैं। तो हमें 3-4 शक्तियां देख ली हैं, पर्याप्त है। लेकिन ये भी है कि कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की स्थापना भी की गई है। अगर लास्ट है कि ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों का समझौता कराने में सफल होते हैं। वो ग्रामीण भारत में पंचायती राज का प्रभाव एवं परिवर्तन। तो जैसे प्रश्न आ गया कि ग्रामीण समाज में या ग्रामीण भारत में पंचायती राज का क्या प्रभाव है, उससे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो यह है हमारा पंचायती राज का ग्रामीण समाज में प्रभाव। तो ग्रामीण भारत में पंचायतों का प्रभाव दो प्रकार से रहा है। एक और ग्राम पंचायतों ने ग्रामवासियों में राजनीतिक चेतना लाने के लिए सहायता दी है, स्थानीय नेतृत्व को उभरने का अवसर दिया है तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण का संगठित रूप से प्रयास किया है। दूसरी ओर पंचायती राज में राजनीतिक तनाव एवं संघर्ष को बढ़ावा मिला है। तो एक तरीके से तो ये मतलब कि जैसे ग्रामीण समाज पर जो ग्रामीण समाज में चुनाव होते हैं, तो उन्होंने इसलिए ये चुनाव करवाए हैं कि जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उसमें राजनीति की चेतना आ जावे और जो वहाँ समस्याएं हैं, जो वहाँ विकास होने हैं, उनका विकास हो और समस्याओं का समाधान हो। लेकिन दूसरी ओर पंचायती राज में राजनीतिक के संघर्ष को बढ़ावा मिला है कि इसमें संघर्ष कर सकते हैं और तनाव भी मिला है। अब ग्रामीण समाज में जो पंचायती राज के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं वो हम देख लेते हैं। तो ग्रामीण समाज में पंचायती राज का जो पहला प्रभाव है वो क्या है, क्योंकि इसमें जो सत्ता के लिए है यानी कि प्रधान या सरपंच बनने के लिए है, जो लोग होते हैं गांव के, वो गुट बना लेते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन इसमें एक होड़ सी लग गई है कि मुझे भी प्रधान बनना है, मुझे भी प्रधान बनना है, और विकास कौन करेगा गाँव का, ये तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी नौकरशाही को जन्म दे दिया है कि इससे कुछ हमें पैसा मिलेगा, हमारा घर मकान बन जाएगा, हमारे लड़के बच्चे पढ़ जाएंगे, गाँव का विकास भाड़ में जाए। तो इस तरीके से ये लोग करते हैं। ये हमारे ग्रामीण समाज पर पंचायत का प्रभाव पड़ा है, पहला वाला। अब दूसरा जो प्रभाव है, पंचायती राज ने आंध्र प्रदेश जैसे राजस्थान भी है, इसमें जात व्यवस्था को तो एक नई चेतना प्रदान की है, लेकिन क्या कर दिया है कि गांव स्तर पर शोषण की राजनीति भी प्रारंभ हो गई है। जैसे कोई प्रधान से काम करवाना है या सरपंच से कार्य करवाना है या जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष से काम करवाना है या ब्लॉक स्तर पर काम करवाना है, तो भैया के तो पहले पैसा दो तब हम तुम्हारा काम करें। ऐसी प्रधान जी है, उन्होंने कहा भैया पैसा दो पहले फिर हम तुम्हारा काम करें, हम तो अपनों भर देखें तुम्हारा ना देखें, कहे 5 ही साल के लाने तो बने खूब कमा कमा धर ले घर में। तो वही है। तो ये
बुरा प्रभाव भी पड़ा हमारे समाज पर और अच्छा प्रभाव भी पड़ा, लेकिन बुरा सबसे ज़्यादा। तीसरा जो प्रभाव है, ग्रामीण क्षेत्र से सत्ताधारी जो पार्टी होती है, जो चुनाव में जीत जाती है, समर्थक उनके अपने समर्थक होते हैं, उनके सफल संगठन बनाने के लिए पंचायतों का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पार्टियां होती हैं, उनके सफल बनाने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं, उनमें हम पंचायतों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रभाव है, तो पंचायती राज कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुंचाने में असफल रहा है। जो कमज़ोर वर्ग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने में असफल रहा है, क्योंकि सभी लोग जब बड़े हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, तो बड़े लोग बड़े लोगों की ही सहायता करने लगते हैं। जो पैसा देता है उसकी सहायता करने लगते हैं। जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनको तो कोई सुनता ही नहीं है, तो उनको लाभ नहीं पहुंचा पाते। जैसे घर मकान आते हैं बनवाने के लिए, तो जो पैसा दे देते हैं, उन्हीं के घर मकान के लिए 1-2 लाख रुपये आ जाते हैं, बकाया सब राम राम। नेक्स्ट वाला प्रभाव है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो होते हैं, मतलब पैसा दम से जो बड़े लोग होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वो ग्राम पंचायत पर छाए रहते हैं कि भैया हम ही हम हैं और तो कोई है ही नहीं है। वर्तमान सामाजिक संरचना में पंचायती राज समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण को पुनर्निर्माण करने की अपेक्षा केवल सत्ताधारी पार्टियों का ग्रामीण क्षेत्र में आधार बनाने में सहायता दे रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास हो रहा है जो लोग बड़े हैं, जो शिक्षित हैं। वो जो शिक्षित नहीं है उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, जो गरीब है उनकी भी नहीं कोई सुन रहा है। ये पंचायती राज की समस्या है। तो पंचायती राज की कितनी समस्याएं आ गई कि जो पंचायती राज के लोग हैं वो सिर्फ कमज़ोर वर्गों की नहीं सुनते हैं और शिक्षित समाज वाले ही वहाँ छाए रहते हैं और शोषण का कार्य करते हैं, पैसे लेते हैं कोई काम करवाने पर। तो ये उनकी समस्याएं हैं ग्रामीण